ओके। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है रजत और आप अभी देख रहे हैं वन कप न्यूज़। और किताबी बातों में मेरे साथ आज रणविजय सर हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। वेलकम टू माय शो। रणविजय सर की अभी एक नई किताब थैंक आई यू। है, भोर उसके हिस्से की। रणविजय सर का परिचय तो एक ये है कि वो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, और साथ ही उनका एक परिचय ये भी है कि वो रेलवे में अधिकारी हैं। और जब मैं ये भोर उसके हिस्से की किताब पढ़ रहा था तो मुझे एहसास हुआ था कि ये किसी न किसी रेलवे के बंदे ने लिखी है। बट जब मेरी बात हुई सर से तो मुझे पता चला कि सर रेलवे में अधिकारी हैं, और सर ने बड़ी मुश्किल से अपना समय हम लोग को निकाल के दिया है। सो वी विल ट्राई कि इस समय को अच्छे से यूज करें, और सर से जितनी इंफॉर्मेशन हो सकेगा बुक के अराउंड, उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी राइटिंग स्किल्स के बारे में, उनकी राइटिंग एस्पिरेशंस के बारे में, जो कुछ भी हम लोग जान सकेंगे वो इस शो में जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। और अगर आप थोड़ा सा अपनी जर्नी थोड़ा सा बता सके तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत धन्यवाद रजत, इस शो में मुझे बुलाने के लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैं आज आपके साथ हूं और यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूं। मेरा संक्षेप में परिचय ये है कि मैं फैजाबाद जिले से रहने वाला हूं। मेरी पढ़ाई लिखाई शुरुआती वहीं हुई। नवोदय विद्यालय से मैं कक्षा 6 से 12 पढ़ा हूं, और उसके बाद मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पन्नागर यूनिवर्सिटी से 94 टू 98 में। उसके 98 के बाद मैं दिल्ली आ गया था और मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। तो उन दिनों मैं 2-3 एग्जाम में एक साथ सेलेक्ट हो गया था, जैसे यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हो गया था और इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक साथ सेलेक्ट हो गया था 99 एग्जाम में। और 2001 में मैं सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन उसमें मेरी रैंक अच्छी नहीं रही। तो फिर मैं केवल इंजीनियरिंग सर्विसेज से ही मैंने रेलवे ज्वाइन कर ली, और सन 2000 से मैं रेल सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय रेल सेवा से। तो ये मेरा संक्षेप में वो परिचय है जो आम जिसे कहा जा सकता है। बाकी लेखकीय परिचय ये है कि मैंने 4 किताबें लिखी हैं, जिसमें से 2 कहानी संग्रह हैं और 2 उपन्यास हैं। पहला था दर्द मांझता है, दूसरा है दिल है छोटा सा। ये दोनों कहानी संग्रह थे। और तीसरा मीन्स तीसरी पुस्तक उपन्यास थी, उसका नाम ड्रैगन्स गेम था। और चौथा, जिसपे हम चर्चा करने के लिए आज बैठे हुए हैं, वो है भोर उसके हिस्से की। हाँ जी। तो सबसे पहले तो आपने जो मुझे प्रॉमिस किया ड्रैगन्स गेम, तो आई होप कि जल्दी मैं अपनी किताब रिसीव करूंगा। हाँ, और बिल्कुल। अभी तो फिलहाल हम लोग भोर के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा सर, अब मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आपने कैसे वो पूरी चीजें जो आपने लिखी हैं पुस्तक में, कि रेलवे में अधिकारी होने के लिए जो रेलवे में अधिकारी का जो क्वार्टर होता है वो कैसा दिखता है, या फिर उसका हाँ, केबिन कैसा दिखता है, वो सारी हाँ, चीजें अब मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों आपने और कैसे इतनी डिटेल्ड में लिखा है, क्योंकि आप खुद वो लाइफ जी रहे हैं। जी जी। तो ऐसा हुआ दरअसल कि पहले मैं इसको फॉरेस्ट के बैकग्राउंड पे लिखना चाहता था। अच्छा। देखिए, कहानी मेरे पास थी, कहानी का खाका मेरे पास था, और मैं उन अफसरों को फॉरेस्ट का अफसर बनाना चाह रहा था। उसमें एक दो समस्याएं केवल आ रही थी। नॉर्मली एक जिले में 3-3 अफसर पोस्ट नहीं होते हैं जल्दी फॉरेस्ट के। हम्म। ट्रू। और दूसरी, जिसको कहते हैं डोमेन नॉलेज, तो मेरी डोमेन नॉलेज की समस्या आ रही थी उसमें, कि फॉरेस्ट का मेरे पास इतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था कि मैं उस पर थोड़ा जस्टिफाइड वे में लिख सकूं। इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं रेलवे का ही ले लेता हूँ अफसर, और थोड़ा बहुत आइडिया बीएसएनएल का भी था, तो मैं वहां का ले लेता हूँ। नहीं, इसी वजह से स्टोरी बहुत कन्विंसिंग लगती है, क्योंकि जब जब उसे पढ़ो तो समझ में आता है कि हाँ, ये मतलब उस पर्सन ने लिखी है जिसने या तो वो जिंदगी जी है, या फिर उस जिंदगी को बहुत करीब से देखा है। तो वो आपका, चाहे वो किरदारों का परिचय हो या उनकी जो डेली लाइफ की चीजें जो उनके अराउंड हो रही हैं, वो सब हम्म। चीजें बहुत कन्विंसिंग लगती हैं। तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपने बहुत सोच समझ के उनका जो बैकग्राउंड तय किया, उसके पीछे अच्छी खासी रिसर्च करी और आपने टाइम दिया है उसको। तो सबसे पहले तो मुझे पूछना है भूत टाइटल के बारे में, कि ये टाइटल क्यों रखा आपने, या फिर इसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी। आ, किताब तो मैं जो है लिख लेता हूँ, जैसे तैसे भी साल भर में लिख लेता हूँ, और ये टाइटल हमेशा डिसाइड करने में 2 महीने लग जाते हैं, क्योंकि टाइटल मैं जो है सबसे बाद में डिसाइड करता हूँ। और इस उपन्यास के साथ भी ऐसा हुआ कि मैंने कम से कम नहीं तो 80-90 टाइटल्स मैंने लिखे इसके लिए। उसके पहले की भोर उसके हिस्से का फाइनल हुआ। और
वो 80-90 टाइटल्स मैंने और हमारे पब्लिशर में 2-3 लोगों ने मिलकर डिस्कस किए, घर में डिस्कस हुए, तो कोई बन नहीं रहा था। आखिर में ये भोर उसके हिस्से की तय हुआ, जिससे भी हम बहुत संतुष्ट नहीं थे। हम्म। मतलब स्पेशली मैं संतुष्ट नहीं था। पब्लिशर तो थोड़ी ठीक थे, उनको लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नाम थोड़ा और कैची होना चाहिए इसका, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो लेकिन कहानी का हिसाब से भोर उसके हिस्से की बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि भोर का मतलब है कि बिल्कुल जो उषा काल में जो होता है और सूर्य उगने वाला होता है, जब वो जो वक्त होता है, जो अवधि होती है, उसे भोर कहते हैं। हम्म। और भोर आगे रोशनी लेके आता है, सूरज लेके आता है, तो इसका मतलब कि अंधेरा छट रहा है और रोशनी आ रही है। तो हम्म। ये उनकी जिंदगी में जो उसके 3 चरित्र हैं, उनकी जिंदगी में भी ऐसा होता है, इसलिए वो उसको बिल्कुल सूट करता है भोर। और उसके हिस्से की इसलिए कहना चाह रहा हूं मैं कि रोशनी तो उपलब्ध है, सबके हिस्से में उपलब्ध नहीं होती है, उनके हिस्से में भी आ रही है, तो हाँ। इसलिए है भोर उसके हिस्से की। अच्छा, तो सबसे पहले चीज तो सर, इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेजर हैं, जिनके अराउंड ये कहानी है। एक है मंदालसा का कैरेक्टर, दूसरा है पल्लवी का और तीसरा है चांदनी का। जी। जो मेरा फेवरेट है पर्सनल, वो मुझे मंदालसा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा। जब मैं आपसे मिला था, मैंने उस विषय में बात भी करी थी। जी। तो मुझे जानना है सबसे पहले तो, क्या ये 3 कैरेक्टर रियल लाइफ में हैं? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर रियल लाइफ में हैं तो अपने सेम नाम से, क्योंकि आई रियली वांट टू मीट द कैरेक्टर मंदालसा, क्योंकि मैं एकदम फैसिनेट हूँ उस कैरेक्टर के लिए। मतलब एक ऐसा कैरेक्टर जिसको लोग चाहेंगे कि वो उनके आसपास हो, या उनकी जिंदगी में कोई एक ऐसा पर्सन हो जो एक बैलेंस प्रदान करे। तो मुझे सीरियसली इनके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी जाननी है कि ये कैरेक्टर कैसे डेवलप किए और क्या इसकी कहानी है। हाँ, अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये नाम जो है सब मेरे अपने दिए हुए हैं। अच्छा। इस नाम का इस नाम का जो है करेक्टर करेक्टर जो है, इस नाम का कोई रियल लाइफ में नहीं है, या ये करेक्टर भी रियल लाइफ में नहीं है, वो अपने बदले हुए नाम से भी नहीं है। अच्छा। ये करेक्टर मेरे गढ़े हुए हैं। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि इन करेक्टर्स को गढ़ने में मैंने कुछ करेक्टर्स की कुछ खूबियों को ले लिया होगा, जो नॉर्मली हर राइटर करता है। क्योंकि राइटर के दिमाग में जो है ना, वो पहली बात, अगर आपके लिए मैं करेक्टर लिख रहा हूँ तो आपके दिमाग में करेक्टर तभी फिट होगा जब पहले मेरे दिमाग में तो उसकी तस्वीर हो, बिल्कुल। मुझे तो क्लियर हो कि वो कैसी दिखती है, कैसी रहती है, क्या करती है। तो वो पहले मैंने होमवर्क करके उनके करेक्टर बनाए हैं उपन्यास लिखने के पहले, कि ये करेक्टर मेरा ऐसा होगा, वो करेक्टर ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। और कोशिश की है कि वो अपनी लीक पे रहें पूरे उपन्यास भर में वो करेक्टर्स। तो वो होमवर्क से बनाए हुए करेक्टर हैं। और ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको रियल जैसे लग रहे हैं। और इनफैक्ट जब मैं लिख रहा था तो मुझे भी रियल लग रहे थे, लग रहा था सब मेरे आसपास ही बैठे हुए हैं, और कभी कभी तो बड़े ऐसे जैसे ऐसे करके देख रहे हो कि मेरे बारे में लिख क्या रहे हो, देखें। अच्छा, तो कैरेक्टर्स तो आपने बनाए हैं, क्या कहानी किसी से इंस्पायर्ड है, या फिर कहानी भी आपने पूरी खुद से सोची है, या फिर कुछ रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जो आपके आसपास हुए, आपने उनसे कुछ इंस्पिरेशन ली हो? नहीं, इसमें रियल केवल इतनी चीज है कि जो मैंने जिक्र किया है कुछ चीजों का रेलवे के बारे में, तो रेलवे में ऐसा होता है। मतलब वो घटनाएं हैं, चाहे वो कोहरे का जिक्र हो, चाहे किसी एक्सीडेंट का जिक्र हो, हम्म। तो वो सब तो वैसा ही होता है। बंगले वगैरह भी वैसे ही होते हैं, या बीएसएनएल में जो उनको जो काम पड़ता है रेलवे से, वो भी वैसा ही होता है। तो वो सब चीज़ें रियल हैं, वो ऐसी ही होती हैं। और जो हमने मलेशिया और सिंगापुर की बात की है, वो सब भी रियल है। वो वहाँ पे घटना, वो जो है जगहें वैसी ही बिल्कुल हैं जैसी उसमें लिखी गई हैं। और तो ये क्योंकि मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है, तो इसलिए वो सब सत्य है। बाकी अब मूल बात पे आते हैं, जो कथ्य है, मतलब जो कहानी है, जो जी। कथा वस्तु है। कथा वस्तु जो है वो पूरी कल्पना थी। और एक पैराग्राफ में मुझे ये कहानी पहले मेरे दिमाग में क्लिक की थी कि किसी खोज में, औरतों को अपने अस्तित्व की खोज में एक फॉरेन ट्रिप करना चाहिए। और एक और सब्जेक्ट मेरे दिमाग में रिलेटेड इससे चल रहा था, फिलॉसफी का, कि जो फिजिकल रिलेशन है और लव है, इनके बीच में क्या रिलेशन है और इनके बीच में क्या डिस्टेंस है आपस में, तो उसको भी कुछ डील किया जाए
इसी कहानी के माध्यम से। तो ये दो चीजों को मैंने आपस में मिलाया, कहानी के माध्यम से गढ़ा। तो मेरी कहानियां जो है वो उनकी स्त्रियों के अस्तित्व की भी खोज है, उनको अपनी जो बेड़ियों से कैसे निकलना है बाहर उसकी भी खोज है, और एट द सेम टाइम वो इस सब्जेक्ट को भी टच करती हैं कि फिजिकल रिलेशंस और लव जो है इनमें क्या डिस्टेंस भी है, या दोनों एक ही जगह जा करके सेंटर्ड होते हैं, या दोनों डिफरेंट बॉडीज में भी पाए जा सकते हैं, मतलब लव किसी और से, रिलेशन किसी और से। तो ये जो है टच करने का मेरा प्रयास था। हम्म। अच्छा, जो मुझे बुक की जो सबसे अच्छी चीजें लगी वो ये कि बुक बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, और ऐसा लगता है जैसे जो कैरेक्टर्स हैं या फिर जो भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो हमारे आसपास हो रहे हैं। जैसे कि कुछ एनालॉजी जो आपने यूज़ करी कि मैंने अभी जब रिव्यू मैंने शूट किया है तो मैंने भी उसमें ज़्यादा ज़िक्र किया है कि कुछ नहीं ये कह देना, बेसिकली इसका मतलब ये है कि अभी जो फोड़ा है ना उसको भी छुओ मत। और फिर उसके बाद क्या कुछ चाय पियोगे या फिर मैं कुछ ठंडा ले आऊं, वो इस बात को दर्शाता है कि अभी फोड़े के पास में धीरे से हाथ रखा गया है। तो वो बहुत ही यूनिक तरीका था कहने का। एक थैंक और जो मुझे लास्ट में जो एक लाइन थी कि अ, एक कैरेक्टर जो मैं उनका नाम अभी नहीं लूंगा, वो रीडर्स अपने आप पढ़े, कि एक व्यक्ति था जो कि प्यार से देह तक पहुंच गया था, और एक यू। व्यक्ति है जो कि सिर्फ देह तक पहुंचा है, प्यार का कहीं पता नहीं। हाँ 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 तो हाँ। ये सर लाइन बहुत गहरी लाइन है। तो जी। स्पेशली आपने ये कुछ मतलब इसको बहुत सोच समझ के लिखा या फिर ये बस फ्लो में लिखती गई है लाइन? नहीं, फ्लो में तो सब चीजें नहीं आती हैं, फ्लो में कुछ चीजें आती हैं। जैसे कहते हैं कि शोले फिल्म जो है वो कभी कभी बनती है, वही हम्म। डायरेक्टर वही सब एक्टर सब मिलकर दोबारा नहीं बना सकते। तो मैं ये कहूंगा कि फ्लो में कुछ चीजें बन जाती हैं, कुछ सेंटेंस आते हैं, और कुछ कुछ सेंटेंसेस के लिए घंटा 2 घंटा भी सोचना पड़ता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब लिख रहे होते हैं तो आधे घंटे में हमने 500 वर्ड्स लिख दिए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 घंटे में केवल 15 वर्ड लिखे गए हैं। तो ऐसा होता है। और स्पेशली जो है जब पहला ड्राफ्ट लिखा जाता है तो पहले ड्राफ्ट में कहानी को हम भगा रहे होते हैं तेजी से, कि हम्म। हमारा पहला जो है हासिल ये होता है कि हम पूरी कहानी को एक बार लिख तो दें। हाँ। ये सब जो गूढ़ोक्तियां हैं, या जो जीवन से उठाए हुए उद्धरण और ये सब हैं, ये उसके तीसरे और चौथे एडिट में आते हैं। जब हम वहां पे बात में गहराई डालना शुरू करते हैं तब वो आते हैं, और फिर उस वक्त जो है काफी सोच सोच के लिखा जाता है। तो इसलिए एक एक एडिटिंग में भी जो है महीना महीना भर लग जाता है नॉवेल की। तो मतलब ये नॉवेल तो सबसे पहले मैंने 2019 में लिखा था। अच्छा। 2000 2019 से 2022 में के अंत में, मतलब ये जाकर के ये हुआ कि हाँ पब्लिश होने वाला है, बट 2023 में छप के आया। वो भी जनवरी, नहीं फरवरी में, फरवरी में। फरवरी में छप के आया। अच्छा, तो जैसे कि जो स्मॉल टाउन रेफरेंस है खागा का है, कानपुर हम्म। के पास उधर इलाहाबाद के पास नैनी का जिक्र है, पापा जी मऊ का जिक्र है, क्योंकि जी। मैं इस पूरी बेल्ट में रहा हूँ। मैं हाँ हाँ। मैं फतेहपुर से हूँ, तो फतेहपुर से खागा जब आप जाओ इलाहाबाद तो रास्ते में पड़ता है। इलाहाबाद, फाफा मऊ, इलाहाबाद का भी जो कुछ कुछ एरियाज हैं, चाहे वो कामधेनु स्वीट्स हो, तो जी मैं उन सब जगहों पे रहा हूँ। तो मुझे तो वो चीजें बहुत रिलेटेबल लगी। अभी आप बता रहे हैं कि वैसे आप फैजाबाद अयोध्या से हैं, अभी आप पोस्टेड हैं बनारस पे, तो आपका इन सारी जगहों से कैसे ताल्लुक हुआ? ऐसा ऐसा है कि जब भी मैं लिखता हूँ कोई किताब तो मेरी कोशिश रहती है कि उस जगह के बारे में मैं जरूर कुछ जानूं। तो मैं बताऊं कि मैं कानपुर पोस्टेड रहा हूँ 3 साल, और मेरा मुख्यालय इलाहाबाद था। तो कानपुर से एक जो है इलाहाबाद मेरा आना जाना होता था, और इलाहाबाद में थोड़ा थोड़ा समय भी बीतता था। तो ये वहाँ की जगहें जैसे फाफा मऊ और ये सब, वो सब मुझे पता है। और जैसे वो लेटे हुए हनुमान, संगम, वो सब जगहें मेरी देखी हुई हैं दरअसल। हाँ। तो उनके डिस्टेंसेज और ये सब भी मेरी देखी हुई हैं। तो इसलिए मैं इसलिए लिख पाया क्योंकि मैं उन जगहों से वाकिफ हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत टाइम बाद मतलब लेखक जो है ना वो समझ पा रहे हैं कि एक जो स्मॉल टाउन स्टोरी होती है या फिर स्मॉल टाउन की जो छोटी छोटी बातें होती है जो हम लोग शायद बचपन में फिल्मों में देखा करते थे,
वो धीरे धीरे जो अभी मॉडर्नाइजेशन हुआ है ना, वो धीरे धीरे गायब होता चला गया। अब तो ऐसा जो है कि अब अगर करण जौहर की फिल्में देखें तो वो लंदन का कोई एक स्कूल होता है, उसको ये दिखा करके कि ये इंडिया का स्कूल है, उस तरीके से बताया जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो कुछ कुछ होता है, कॉलेज देख के बड़े हुए थे तो लगा था कि हाँ कॉलेज तो ऐसे ही होते होंगे, और जब खुद कॉलेज पहुंचे तो पता चला कि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग है। बट बिल्कुल मुझे सही। मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि ये हमारे बीच की कहानी है, हमारे बीच के किरदार हैं, हमारे बीच के जो इंसिडेंट्स हैं, हमारे बीच के प्लेसेस हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमें नॉस्टैल्जिया फील कराते हैं कि हाँ हम लोग भी वहाँ पे थे, ऐसे घूम रहे थे, ये सारी चीजें थी। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने इस तरीके की कहानी लिखी एंड उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसी कहानी प्लीज लिखते रहिए। एक चीज मुझे आपसे और पूछनी है कि ये पूरी की पूरी स्त्रियों के मनोविज्ञान के ऊपर है, वो जी क्या जी। सोच रही हैं, उनकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे मतलब पढ़ते पढ़ते बहुत सारे किरदार है जो मेरे आसपास मैं देख रहा था, मुझे लग रहा था कि हाँ कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स इनकी जिंदगी में भी होगी। तो आपने मतलब इतना उनके मनोविज्ञान में घुस करके कैसे लिखा, मतलब क्या उनसे बातचीत करी, या फिर जब पहली बार ये बुक आपकी वाइफ ने पढ़ी तो उनका जी। क्या रिएक्शन था? उनका रिएक्शन तो ऐसा था कि वो जब मैं बुक लिख रहा था तब भी उनसे डिस्कस कर रहा था, तो उनके लिए कोई सरप्राइज नहीं था ये अचानक से आ जाना। तो कहानी मैंने उनको पहले भी बता रखी थी, और मैं लिखते हुए भी उनसे कई जगह पे सलाह मशविरा भी करता था। जैसे स्पेशली लेडीज के ड्रेसेस मैंने लिखे हैं वहाँ पे एक जगह पे कि वो हम्म, लेडीज क्या ड्रेसेस पहनना चाहती हैं, स्पेशली इस तरह की जो स्मॉल टाउन से हैं और अचानक से उनको आज़ादी दी जाए कि भाई तुम अच्छा जो मर्जी वो पहनो, तो हाँ, वो ड्रेसेस क्या होंगी, उनका बिहेवियर क्या होगा। तो उनसे है, मैं अपनी सिस्टर से है, तो उनसे मैंने इस पे राय मशविरा भी किया है थोड़ा समझने के लिए। और बाकी देखो ये कि लेखक 50 तरह की कहानियां लिखता है, और उसको हर कहानी में अपने करेक्टर की में जाकर के फील करना होता है, और अपने करेक्टर में जो फील करता है वहां पे उस करेक्टर के लिए लिखना होता है। तो जो जितना अच्छा फील कर सकेगा उतना अच्छा लिख सकेगा। तो और फील जो है वो मोस्टली ऑब्जर्वेशन से ही आता है, जैसे आप बातें सुने लोगों की, उन्हें ऑब्जर्व करें या उनसे बात करें तो ऑब्जर्व करें, या वो जो कुछ बता रहे हैं उसे ध्यान से सुने। तो इन्हीं सब तरीकों से मैंने भी ग्रहण किया है, और स्पेशली किसी से बहुत विशेष डिटेल चर्चा नहीं हुई इसको लेकर के कि हाँ बताओ इस सिचुएशन में तुम क्या करोगी, या इस सिचुएशन में तुम कैसे बिहेव करोगी, ऐसे करके चर्चा नहीं हुई है। तो आ, मतलब जो आपकी वाइफ है उनकी तरफ से ये था कि आपने उनके कैरेक्टर्स के साथ न्याय किया है, जो स्त्रियों का जो जो साइकोलॉजी होती है, उनकी तरफ से ये अप्रूवल था कि हाँ यार जो आपने लिखा है वो सही है, या फिर ये मनोविज्ञान में होता है कहीं ना कहीं? अब बेसिकली अप्रूवल के लिए तो मैंने उनको ये पुटअप नहीं किया कभी। मैंने उनसे जो है सलाह ली, लिखा, और उनको मैंने कहा कि ये पढ़ के देखो, इसमें कहीं कोई कमी और झोल नजर आता है या कुछ अटपटा लगता है तो बताओ मुझे। तो उन्होंने पढ़ा करके बताया भी, हालांकि उन लोगों को एक चीज थोड़ी सी नागवार गुजरती है, और मेरे और भी मैंने 7-8 लोगों को पहले पढ़ने के लिए दिया था, तो हम्म, उनमें से भी किसी के कमेंट आए थे कि इसको छोड़ दो, जो स्पेशली पल्लवी के साथ हमने दिखाया कि इसको छोड़ दो। तो पर मैंने कहा नहीं, ये तो एक विषय है जो मैं टच ही कर रहा हूँ, मैं छोड़ ही दूंगा तो फिर क्या फायदा हाँ होगा फिर तो उसमें। कहानी का कोई अंत ही नहीं हो पाएगा। तो वो तो मैं टच ही करना चाह रहा हूँ कि हाँ कि क्या डिस्टेंस कितनी है इन दोनों चीजों में, लव एंड फिजिकल रिलेशन में। फिजिकल रिलेशन में। हाँ, तो मैं उसको छोड़ दूंगा तो वो जो है मेरा सब्जेक्ट जो है वो उससे न्याय नहीं हो पाएगा, मैं खाली दो में से एक ही चीज टच कर पाऊंगा फिर। हम्म, और एक मेरी आपसे शिकायत भी है। जी। शिकायत ये है कि ये बुक इतनी अच्छी लग रही थी और मैं इतना खो गया था कि जब बुक एंड हुई तो मुझे हजम नहीं हो पाया कि ये एंड क्यों हो गई। और मैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार अभी और इसमें कुछ है, या फिर अभी इनके किरदार बहुत कुछ कर सकते हैं, एक जो जर्नी जिसके लिए वो लोग इतना प्लान कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ चेंजिंग जर्नी होने वाली थी, वो मुझे हम्म। एकदम से लगा कि शायद ये अभी बहुत कुछ इसमें हो सकता था, वो एकदम हम्म। से एंड हो गई। तो क्या हम लोग सेकंड पार्ट का वेट करेंगे? आपको सेकंड पार्ट में इनके लिए कुछ लेके आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसा आपका प्लान चल रहा है? अब रजत, आपके इस सवाल से मुझे ऐसा आइडिया लगता है कि हाँ इसका सेकंड पार्ट भी हो सकता है। तो मुझे मुझे एक तरह से पहले तो प्रसन्नता है कि आप किताब में इतने मशगूल थे, इतना आप उसको एंजॉय कर रहे थे कि ये खत्म हुई तो आपको लगा कर ये खत्म हो गई।
तो एज ए राइटर मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं आपको एंगेज कर सका। और ये जो है समस्या होती है लेखक के सामने कि वो कहानी को खत्म कहाँ करे। बहुत बार मतलब मैं तो इतनी कहानियां लिख चुका और एक दूसरा नॉवेल लिख चुका, तो मेरे सामने या किसी और के सामने भी ये समस्या रहती है कि खत्म कहाँ करना है ये पहले तय कर लेना पड़ता है। तो जैसे मैंने भी इसमें तय किया था कि एक जो है एक पॉइंट पे ये खत्म होगा, और किताब का जो मोटा मोटा एक साइज भी होता है 200-250 पन्ने का, वो भी वहीं पे खत्म हो रहा था जा करके। तो इसलिए वो वहां पे खत्म हुआ। लेकिन आपके कहने से मुझे मतलब एक आइडिया आता है कि हाँ, इसमें पार्ट 2 का स्कोप है। जैसे कह रहे हैं कि जर्नी तो पूरी हो गई, जर्नी के बाद क्या हुआ वो चीज अनटच्ड रह गई। हाँ, क्योंकि मतलब वो कहीं न कहीं पूरे नॉवेल में या पूरी किताब में एक वो उनके मन में डाउट्स हैं बहुत सारी चीज़ों को हाँ लेकर के, एक वो हिचक है अंदर, हाँ अब वो स्त्री मन की कि नहीं यार ये नहीं कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये सही है, ये गलत है, जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं लड़कियों के हाँ लिए। हाँ बट जब उन्होंने वो जर्नी कंप्लीट करी, वो गए, घूमे अपनी, उन्होंने ट्रैवलिंग कंप्लीट करी, तो उन्होंने वो सारे स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। हाँ हाँ हाँ। उसका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में क्या आया या फिर उनके कैरेक्टर्स अब कैसे बिहेव करेंगे, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो भी ये पाठक पढ़ेंगे, उनके मन में ये रुचि ज़रूर होगी कि अब आगे क्या होने वाला है या फिर अब इनकी ज़िंदगी इस यात्रा के बाद कैसे होने वाली है। तो कहानियों में जो है कई बार ऐसा होता है कि हर चीज लेखक लिख के नहीं छोड़ता, कुछ चीजें छोड़ देता है कि पाठक अपने उसके में अपने दिमाग में उसके आगे की कहानी बनाए। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने इस विचार से लिखा है, लेकिन मैं तब भी उस कहानी को भी एक सफल कहानी मानता हूँ जहां से पाठक के दिमाग में आगे वो कहानी चलनी शुरू हो। जैसे एक फिल्म देखी थी हमने, मसान। मसान देखी हो अगर आपने हाँ तो। जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी हाँ फ़िल्म है। हाँ, जो मसान फिल्म थी उसने एक बार को हमें उद्वेलित किया कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया। और वो लास्ट में जहाँ खत्म हुई वो यही लगता रहा, यार यहाँ खत्म हो गई, इसके आगे क्या हुआ होगा। और वो गंगा नदी में जो है उसने वो दोनों गंगा नदी में ही होते हैं उस टाइम में। और एक जो है क्या कुछ तर्पण कर रहा होता है और एक वो बैठी नाव पे बैठी होती है। तो वो कहानी वहां खत्म हो जाती है, बट हमारे मन में खत्म नहीं हो पाती। हम सोचते रहते हैं इसके बाद क्या हुआ, इनकी लाइफ में हुआ क्या। अच्छा, इसके लिए मैंने एक लाइन लिखी थी, हाँ जब मेरा आपसे डिस्कशन हो रहा था तो कल मैं बैठ कर के यही एक लाइन लिख रहा था। आप बताइएगा कि मैं उस लाइन के साथ न्याय कर पा रहा हूँ या नहीं, हाँ हाँ। कि शायद कुछ कहानियाँ लिखी ही इसलिए जाती हैं कि अधूरी रह जाएँ। वाह जैसे वाह कि लिखना वाला चाहता हो कि उसके किरदारों के बीच कुछ मजबूरी रह जाए। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो अच्छी तो अच्छी क्या बात है। आप कुछ कहानियां सही कह रहे हैं, कुछ कहानियां लिखी इसलिए जाती हैं कि वो अधूरी रह जाए, कुछ चाहते होती भी इसलिए हैं कि वो अधूरी रह जाए। चाहे एक इस पे बड़ी सुंदर सी लाइन है उनकी, देखिए, सुरेंद्र वर्मा जी की। सुरेंद्र वर्मा का एक बहुत अच्छा सा उपन्यास है, मुझे चाँद चाहिए। अच्छा, जो उसका जो करेक्टर होता है, अभी मुझे उसका नाम बोल रहा है, तो वो उसके लिए लिखा होता है कि जिंदगी में कुछ ख्वाहिशें अधूरी ही रह जानी चाहिए। अच्छा। हम्म, वो पूरी नहीं होनी चाहिए, मतलब एग्जैक्टली सेंटेंस नहीं याद आ रहा है, मैं उसका भाव हुँ, आपको हुँ। बता। जी, जी। वो पूरी नहीं होनी चाहिए, इससे जिंदगी में जीने की आस्था बनी रहती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना कि सब चीज़ परिपूर्ण है, वो भी आपकी लाइफ बोरिंग कर देता है। हाँ, सब चीज मिल जाएगा, सब चीज मिल गया जो आपने चाहा, तो आपकी जीने की आस्था खत्म हो गई। हाँ, फिर आप ख्वाहिश किस चीज़ की करोगे? ख्वाहिश निश्चित ही करेंगे। अच्छा, मुझे सर एक चीज़ और पूछना है। आप रेलवे में ऑफ़िसर हैं और कहीं न कहीं बहुत बिज़ी रहते होंगे। जी। बुक के लिए टाइम कैसे मैनेज करते हैं? या फिर जो हमारे जो दर्शक हैं, जो कि राइटर बनना चाहते हैं, उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि किस तरीके से लिखा जाए और टाइम को कैसे मैनेज किया जाए? राइट। तो ये जो है समस्या सबके सामने है कि टाइम का मैनेजमेंट कैसे किया जाए, क्योंकि राइटिंग से केवल रोजगार चलना मुश्किल है। और सब लोग राइटिंग जो है मोस्टली एक हॉबी के रूप में परसू करते हैं। तो राइटिंग के लिए डिसिप्लिन वे में टाइम निकालना पड़ेगा। चाहे आप सुबह में, शाम में, ऑफिस के वक्त से किसी भी समय निकालें और उसको स्टिक करें। उस टाइम को 1 घंटा निकालें, आधा घंटा निकालें, 2 घंटा निकालें, जो भी निकालते हैं उस टाइम को स्टिक करें और उसमें रेगुलरली या तो लिख रहे हों या पढ़ रहे हों, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना भी जरूरी है।
तो उस टाइम में अगर आप करेंगे तो वो धीरे धीरे जो है ईंटा ईंटा जुड़ते जुड़ते बिल्डिंग बन जाती है। तो आप चाहे कहानी लिख रहे हो, चाहे उपन्यास लिख रहे हो, कविताएं तो चलिए वो 1-2 दिन में पूरी हो जाती हैं, कहानियां नॉर्मली 10-15 दिन लेती हैं, उपन्यास 6-8 महीने लेता है। तो इस तरीके से अगर आप लिखना शुरू करेंगे डिसिप्लिन वे में तो वो हो जाएगा काम। और इसके लिए जरूरी है कि अच्छा, इसमें नेचुरल है कि आपका थोड़ा सा सोशल लाइफ थोड़ा कम होगा, आप थोड़ा सा अंतर्मुखी हो जाएंगे, थोड़ा समाज से कटे कटे से रहेंगे। लोग कहेंगे कहाँ हो यार, गुम हो, दिख नहीं रहे हो, मिल नहीं रहे हो, तो पार्टी में नहीं आते, ये नहीं आते हो, क्योंकि वो आपको फिर जो है उतना कंप्रोमाइज करना भी पड़ेगा। उतना अगर आप नहीं करेंगे तो वो आपको डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत होगी, आप नहीं कर पाएंगे। फिल्में नहीं देखता, जैसे मैं तो बहुत साल हो गए मैंने हॉल में जाके फिल्में नहीं देखी, मैं टीवी पे भी नहीं देखता, बहुत रेयर ही मैं टीवी देखता हूँ। कभी कभी ऐसे देख भी लिया तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाती है। तो कुल मिला करके है कि डिसिप्लिन्ड वे में काम करना जरूरी है। आप फिल्में भले ना देखते हो, लेकिन आपने नॉवेल बिल्कुल स्क्रीन प्ले के हिसाब से लिखा है कि जो पढ़ेगा वो उसे एकदम फील कर पाएगा कि हाँ, उसके सामने ये किरदार हैं और ये घटनाएं घट रही हैं। जी अ, जी। तो सर, आपके अभी फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ अगर आप डिस्क्लोज करना चाहते हो कि आप अभी किस हाँ, पे काम कर रहे हैं, या फिर अभी आपका आगे का क्या प्लान चल रहा है बिल्कुल वर्किंग को लेकर के? बिल्कुल। अभी जैसे मेरा 5वीं बुक जो है वो एक ट्रेवलॉग है। मैं चाइना गया था, तो मैंने पहले उसकी 3 सीरीज लिखी थी फेसबुक पे। तो जब मैं लिखा था मैंने 3 सीरीज, तो लोगों को पसंद आई थी, उस पे लोगों के सुझाव आए थे कि इसको जो है एक पुस्तक आकार में लिखिए, अच्छा अच्छा लिख रहे हैं और रुचि बन रही है। तो फिर मैंने 3 के बाद सीरीज नहीं लिखी उसकी, जबकि मैं चौथा पांचवा भी लिखना चाह रहा था उसका, तो मैं नहीं लिखी। और फिर वो मैंने स्थगित कर दिया उस समय कि मैं इस पे बाद में एक पुस्तक के रूप में लिखूंगा, जिससे लोगों को थोड़ा इंफॉर्मेशन भी मिले, नॉलेज भी मिले, थोड़ा इंटरेस्ट, मजा भी आए, एंटरटेनमेंट भी हो। तो वो जो है मैंने लगभग किताब पूरी कर ली है, अब उसको एडिटिंग मैं कर रहा हूँ, और मैं ऐसा समझता हूँ कि साल के अंत तक वो पुस्तक आ सकती है, पब्लिश होकर के आ सकती है। ये फ्यूचर का एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट है थोड़ा रिसर्च बेस्ड, एक और वर्क करना चाहूंगा मैं, जैसे मैंने इस पे किया था ड्रैगन ड्रैगन्स गेम पे, वैसा ही एक और करना चाहूंगा कि जिसमें जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती हैं गवर्नमेंट की, वो क्यों खुलती हैं, क्यों बंद हो जाती हैं, उनके पीछे क्या क्या होता है। तो एक उस पे एक उपन्यास लिखने का मेरा विचार है, जो समाज में सही से शिक्षित भी कर सके कि इनके पीछे क्या क्या होता है, और एट द सेम टाइम एंटरटेन भी कर सके। तो ऐसा ऐसा एक अभी कोशिश रहेगी। तो फिर सर, मैं तो बिल्कुल वेट करूंगा जल्दी से आपकी नई नॉवेल आए, मैं उसको पढूं और उसके बारे में भी आपसे चर्चा करूं। हाँ, एंड सर, मुझे आपसे एक चीज और पूछनी है। जो हमारे दर्शक हैं या फिर आपके जो पाठक हैं, अगर आप उन्हें कुछ रिकमेंड करना चाहें कि जब वो अपने फ्री टाइम पे हो, उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, आपके कुछ रिकमेंडेशन हो जो आप बता सकें। अब मैं क्या करता हूँ मैं वो बता देता हूँ। रिकमेंडेशंस तो आदमी उसको वो समझ ले कि भाई जो मैं करता हूँ उनमें से कोई चीज़ अगर आपको भी ठीक लगती है तो आप भी कर सकते हैं। जैसे फ्री टाइम में मैं मोस्टली यूट्यूब पे हिस्ट्री चैनल देखता हूँ, हिस्ट्री चैनल नहीं, सॉरी, हिस्ट्री देखता हूँ, हिस्ट्री पढ़ता हूँ। चाहे इंडिया की हिस्ट्री हो, चाहे वर्ल्ड की हिस्ट्री हो, मुझे बहुत शौक लगा, और मैं अभी पिछले 1 साल से हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। तो उसमें पहले तो मैंने वो सेपियंस पढ़ी थी, तब मुझे शौक हुआ हिस्ट्री पढ़ने का, और ऐसी 2-3 किताबें और पढ़ी तो ज्योग्राफी पढ़ने का शौक हुआ। हालांकि ज्योग्राफी अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ उससे। तो ये सब मैं इंफॉर्मेशन के चैनल्स देखता हूँ उस पे, यूट्यूब पे, और बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे मैं एक स्पेशली देखता हूँ महिपाल सिंह राठौर का इतिहास देखता हूँ, जो आता है उनके 2-3 तरह के यूट्यूब चैनल्स पे आता है। जी। और पढ़ने के लिए मैं आजकल तो ज़्यादातर नॉन फिक्शन पढ़ रहा हूँ। फिक्शन किताबें भी पढ़ता हूँ, कंटेम्प्रेरी ऑथर्स को भी पढ़ता हूँ जो हमारे साथ के हैं, जो पॉपुलर बुक्स हैं वो पढ़ता हूँ। सर, कुछ नाम बता दीजिए तो दर्शक कम से कम मंगा सकेंगे, वो लोग भी पढ़ेंगे। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। जैसे मैंने अभी मुझे चाँद चाहिए का मैंने नाम लिया, तो मुझे चाँद चाहिए मेरी एक पसंदीदा किताब है। कसब मुझे बहुत अच्छी लगी एक किताब। शेखर एक जीवनी अच्छी है। और
इधर इस बीच में हिंदी के में तो और नहीं याद आ रहे हैं जिनको मैं कह सकूं। अंग्रेजी में सेपियंस बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंडेड बुक है पढ़ने सेपियंस तो के सर लिए। हर किसी को पढ़नी चाहिए। मानव हाँ जाति का जो इतिहास उसमें बताया गया है और जिस हाँ, तरीके से समझाया गया है वो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा बिल्कुल बिल्कुल और ये अलग। महसूस कराएगा कि जो हम लोग अपने आप को इतना बड़ा समझ लेते हैं, हम लोग हाँ कुछ नहीं है। हाँ हम हाँ, लोग एक बहुत बड़ी जो एक प्रोसेस उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है। बहुत छोटा हिस्सा है। तो वो तो बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए। ऐसे ही एक बुक है जर्म्स स्टील्स एंड गन्स, वो भी अच्छी है। और एक दो से मतलब पार्ट वन पार्ट टू करके दो बुक थी, प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, और एक उसका दूसरा ना प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी, और दूसरा भी कुछ ऑफ ज्योग्राफी करके है, टिम मार्शल की किताब है। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो बेसिकली ज्योग्राफी और करंट वर्ल्ड सिनेरियो को लेकर के है, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक बुक का मैं नाम नहीं याद आ रहा हूँ, जिसमें ये था कि किताबें लिखने के लिए क्या करना चाहिए। वो एलिजाबेथ एलिजाबेथ क्या नाम है, उन्होंने लिखी थी। तो वो भी किताब मुझे अच्छी लगी थी, अभी नाम नहीं याद आ रहा है मुझे आप वो मुझे भी। बता दीजिएगा, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हाँ 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 हाँ, जरूर जरूर जरूर। तो ऐसे है, पता नहीं क्यों अचानक से पूछने पे याद नहीं आती किताबें हाँ, ये जैसे। अक्सर होता है, चाहे किताबें हो चाहे मूवीज हाँ हो, अगर कोई पूछ ले कि कौन सी अच्छी होती है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं। हाँ हाँ, इसका मैंने एक तरीका निकाला था। पहले मैंने ऐसे 5 मेरी पसंदीदा गाने मैंने ऐसे याद कर लिए, कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा। 5 कौन सी फिल्में थी आपको जो अच्छी लगी, तो मैंने याद करके रखे थे कि हाँ मैं उनको बता दूंगा। लेकिन वो अब वो वक्त निकल गया, वो 5 से जो है अब तक बहुत कई साल हो गए। हाँ। ऐसे मुझे लग रहा है कि 10 किताबें भी बना के रखनी पड़ेंगी। नहीं, क्योंकि सर किताबें जो है ना, मुझे लोगों से बहुत नाराजगी रहती है, अपने साथ के कलीग से भी और जो मेरे दोस्त भी हैं पुराने, उनसे ये हम्म बहुत नाराजगी रहती है कि आप 250-300 रुपए का पिज्जा खा लोगे, बर्गर खा लोगे, कोल्ड ड्रिंक पी हाँ, लोगे, उसमें आपको पैसा खर्च करने में नहीं खलता है, लेकिन किताबें आपको खरीदने में लगता है यार पैसे खर्च हो जाएंगे, ये हो जाएगा, जबकि वो बिल्कुल आपके साथ जिंदगी भर रहने वाली है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और किताबों से किताबों अच्छा और सच्चा दोस्त कोई नहीं है। कुछ नहीं हो सकता है। हम्म तो कुछ कुछ किताबें मैं भी रिकमेंड करना चाहूंगा दर्शकों को। अभी मैं जब बुक फेयर में गया था तो वहां पे मेरी मुलाकात कीर्ति चतुर्वेदी जी से हुई, जो हम्म बहुत बहुत अच्छे राइटर हैं। उनकी अभी नई बुक आई है, सिम सिम। आई हम्म वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप वो बुक खरीदिए और उस बुक को पढ़िए। मैंने भी अभी उसे पढ़ना शुरू किया है और हम्म बहुत ही अलग बुक है और आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। दूसरी हम्म मेरी मुलाकात हुई नीलोत्पल मृणाल जी से। उनकी नई बुक आई है यार जादूगर। हम्म आप उनको जानते होंगे, डार्क हॉर्स और ऑघर नाम की पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो अगर आपको टाइम मिले सब लोग तो ये वाली बुक जरूर पढ़िए। और मैंने उन दोनों से भी रिक्वेस्ट करी है कि वो लोग अपना जो समय थोड़ा सा निकाल के मेरे साथ बिताएं और हम्म। कुछ अपने हिस्से का ज्ञान हमारे साथ शेयर करें। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपना समय दिया और धन्यवाद। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए जो अभी आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और आई होप कि मैं जल्दी से ड्रैगन गेम्स पढ़ूंगा और आपसे फिर दोबारा चर्चा करूंगा। बहुत धन्यवाद रजत, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस पुस्तक पे चर्चा हुई और संभवतः इस पुस्तक पे ये पहली या दूसरी ही चर्चा है, अभी नई ही आई है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप और आगे उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी हम लोग ड्रैगन्स गेम पे भी चर्चा कर रहे होंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। ओके, नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार।